नमस्कार, मैं हूँ सुशील चंक्रविग और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज़ बाय वीक। स्टोरीज़ बाय वीक में आप हॉरर स्टोरीज़ देखते हैं, रियल स्टोरीज़ देखते हैं, जो घटित होती हैं और जो ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज मैं आपको एक चुड़ैल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, रियल स्टोरी है एमपी की। एमपी की जो स्टोरी है ये एक हस्बैंड, वाइफ और एक लड़का और एक लड़की यानी पूरी फैमिली है ये। ये एमपी में इंदौर में चले जाते हैं। अब इंदौर में ये सेटल होते हैं जाके यानी कि पहले रहते थे ये बॉम्बे में, अब बॉम्बे से इंदौर चले जाते हैं सेटल होने। इंदौर में ये घर खोज रहे हैं। घर इसलिए खोज रहे हैं कि इनको कंप्लीट अपना मकान चाहिए और आपको पता ही है कि जो एंटिटी के घर होते हैं, यानी कि जो बिकते नहीं हैं, जो किसी कारणवश किसी लोगों से नहीं बिकते हैं, वो घर बहुत ही सस्ते मिलते हैं। अब एक मोहल्ले में एक मकान था, जिसको देखने ये लोग गए और ब्रोकर जो होता है, वो लेके आता है और वो उनको मकान दिखाता है। बाहर अगर मान लीजिए महँगा मिल रहा है, तो इस सोसाइटी में सस्ता मिलेगा क्योंकि ये मकान बिक ही नहीं रहा है, क्योंकि इस मकान में कोई न कोई हादसा हुआ है। जैसे ये मकान लेने आते हैं, ये पहुँचते हैं अपनी वाइफ़ के साथ और उस मकान को देखते हैं, इनको मकान पसंद आ जाता है। लेकिन जैसे ही अड़ोस-पड़ोस के लोग देखते हैं कि ये कोई न कोई मकान लेने आया हुआ है, तो ये वापस आते हैं उनके पास, ब्रोकर चला जाता है, पूछते हैं, "भई आप ये मकान ले रहे हैं?" तो बोले, "हाँ, अभी मकान खरीद रहा हूँ।" तो लोग उनको मना करते हैं, "नहीं भाई ये मकान मत लीजिए, क्योंकि ये मकान अशुभ है। इसके अंदर भूत-प्रेत रहते हैं, चुड़ैल रहती हैं।" तो जो हस्बैंड थे वो नहीं मानते हैं सब बातों को, कह रहे, "अरे नहीं।" वो नास्तिक है एक तरह से। बोले कि, "नहीं, मैं ये सब चीज़ें नहीं मानता हूँ। अब सस्ता मिल रहा है तो अब आप लोग कह रहे हो मत लो, हम तो लेंगे इसको।" बाकी कॉलोनी वालों ने बोला कि ठीक है, अगर आपको लेना है तो ले लो। वैसे हमने तो आपको अवगत करा दिया है कि यहाँ ये स्थिति है। अब वो जो छोटे बच्चे थे, लड़का और लड़की जो थे, लड़का था 12 साल का और लड़की थी 10 साल की। छोटे बच्चे थे अभी। हस्बैंड, वाइफ और छोटा बच्चा और बच्ची। ये पूरी फैमिली थी। ये पूरी फैमिली शिफ्ट हो जाती है यहाँ मकान में रहने के लिए। अब धीरे-धीरे ये मकान में रहते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, 15 दिन हो जाते हैं, 20 दिन हो जाते हैं, बच्चों का एडमिशन भी हो जाता है, बच्चे स्कूल भी जाने लगते हैं और सुख शांति से इस मकान में रह रहे थे कि एक रात को वो जो छोटी बिटिया है 10 साल की, उसने अपने भाई से बोला कि भाई ये मकान तू खाली करके चला जा। उसने ऐसे ही इस बात को बड़ा नॉर्मल सा लिया क्योंकि भाई-बहन में झगड़ा अक्सर होता ही रहता है। तो उसने बोला भाई बहन नाराज़ हो गई होगी, उसने उसको बोला होगा इसलिए। इस तरह से आई आई गई बात हो गई। दूसरी बार फिर उसने बोला कि भाई आप ये मकान छोड़ के चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूँगी। फिर उसने अपनी मम्मी-पापा से बोला कि भाई ये मेरे को बहन ऐसे-ऐसे बोलती है। तो फिर उनके मम्मी-पापा ने बड़ा इसको कैज़ुअल लिया। अब एक दिन रात को ये सो रहे थे तो ये जो छोटी बहन थी, ये भाई के चेस्ट पे बैठ के और खूब ज़ोरों से मुक्का मार रही थी। और मुक्का मारते-मारते उसको बहुत तेज़ी से दर्द होने लगा, वो लड़का चिल्ला रहा था, बच्चा चिल्ला रहा था। इतने में मम्मी-पापा उसके आते हैं और देखते हैं क्या हो गया। लड़की वापस सो जाती है, बोलती है कि भई हम मार रहे थे। अब इनके पिताजी को कुछ शक होता है कि हो ना हो कोई ना कोई बात है क्योंकि मोहल्ले वाले भी बोल रहे थे कि ऐसा कुछ है यहाँ। दूसरे दिन ये बिटिया को लेके डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास पूरी स्टोरी बताते हैं। डॉक्टर कहता है कुछ नहीं, ये इसको मनोवैज्ञानिक दबाव है बिटिया पे, चाहे ठीक हो जाएगी, मैं इसको दवाई लिख देता हूँ। उसने उस बिटिया को दवाई लिख दी और वो बिटिया दवाई लेके घर चले आए। एक दिन बीता, कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन फिर रात को उसने उसका हाथ मरोड़ दिया। जब लड़के का हाथ मरोड़ दिया, तो बहुत तेज़ी से लड़का चिल्लाया। वापस माता-पिताजी आते हैं उनके कमरों में और बोले, "ये क्या हो रहा है?" अब डॉक्टर के पास नेक्स्ट डे ले जाना था,
वो लेके गए और डॉक्टर को रात की स्टोरी बताई। अब डॉक्टर ने उनको एक एडवाइस किया कि बिटिया को तो माँ सुलाए और बेटे को आप सुलाओ। यानी बेटा आपके पास सोए, बिटिया माँ के पास सोए। फिर देखिए क्या ये स्ट्रेटजी होती है। अब इसी तरह से सोने लगे। एक रात माँ के साथ बिटिया सो रही थी। माँ को थप्पड़ मारती है बिटिया। माँ को थप्पड़ मारती है, माँ की नींद खुलती है, माँ देखती है कि बिटिया सो रही है, लेकिन उसने बहुत तेज़ी से थप्पड़ मारा। उसने अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बोला। नेक्स्ट डे कुछ नहीं हुआ। 2-3 दिन के बाद फिर एक हादसा होता है। माँ के हाथों में नील पड़े होते हैं, पूरे हाथ। इतने बुरी तरह नील पड़े होते हैं कि देखते ल बनता है कि कोई कैसे कर सकता है? कोई उस कमरे में आता नहीं है, लेकिन इतने नील कैसे पड़े? अब तो इनके हस्बैंड को कुछ शक होने लगा, हो ना हो, कोई ना कोई एंटिटी है यहाँ पे, जो यहाँ पे तंग कर रही है। अब जब भी कोई मकान को बेचता है, तो कभी वो ये नहीं बताता कि इस मकान में क्या हादसा हुआ था। उस मकान में बेसिकली ये हुआ था, मैं आपको बताऊँ, उस मकान में पहले एक फैमिली रहती थी। हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे, यानी दोनों लड़कियाँ थीं, वो रहते थे। यहाँ पे रहते-रहते धीरे-धीरे आदमी जो था डिप्रेशन में चला गया और डिप्रेशन में जाके खूब सारी दारू पीने लगा और आता था अपनी वाइफ को बहुत मारता था। वाइफ ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो समझ नहीं पाता था। होता क्या था जो बिटिया थी वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में दोनों बिटिया जाने लगी। तो एक दिन की बात है जो हस्बैंड था खूब दारू पी के आता है और अपनी वाइफ को और दोनों बिटिया को आग लगा देता है। आग लगाने के बाद वो दोनों वहाँ जल के भस्म हो जाती हैं और भस्म हो जाने के बाद वहाँ से वो औरत बोलती है कि मैं किसी को भी चैन से नहीं रहने दूँगी इस घर में और ना ही ये घर बिकने दूँगी। जो भी आएगा इस घर में उसको मैं मौत के घाट उतार दूँगी। ये बोल के उसकी आत्मा वहाँ से निकल जाती है और हस्बैंड को वो पहले मारती है, उसका गला दबा देती है, उसकी भी मौत हो जाती है। ये बात जो थी मकान मालिक ने बिल्कुल छुपा रखी थी, यानी जिसको थर्ड पार्टी को बेचा भी गया था कभी, उसने ये छुपा दी थी बात। बेसिकली यही बात थी इसकी। वो औरत जो थी, वो यहाँ पे भटकती आत्मा थी, चुड़ैल बन चुकी थी, एक एंटिटी बन चुकी थी और वही सबको तंग करती थी। किसी को भी जिंदा नहीं रहने देती थी इस घर के अंदर जो भी। अब वापस हम आते हैं मेन स्टोरी पे, हुआ क्या? जो बिटिया को वापस वो डॉक्टर के पास दिखाने गए, उन्होंने बोला कि डॉक्टर को बोला, "डॉक्टर साहब इसको लगता है ऊपरी हवा है।" डॉक्टर बोलते हैं कि भाई अगर ऊपरी हवा है तो आप डॉक्टर के पास क्यों आ रहे हैं? तांत्रिकों के पास जाएँ, ओझाओं के पास जाएँ। इतना सुनना था वापस वो घर की तरफ मुड़ जाते हैं और बिटिया को लेके मेहंदीपुर के बालाजी, जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहाँ जाते हैं। वहाँ पे उसकी झाड़-फूँक कराते हैं। झाड़-फूँक करा के वापस आते हैं। कुछ दिन तक ठीक रहती है बिटिया। एक दिन की बात है, बिटिया और बेटा छत पे खेल रहे थे। बिटिया ने बेटे को छत से धक्का दे और छत से धक्का देके बिटिया वापस नीचे की तरफ आई और माँ को बोलती है, "भैया छत से गिर गए, भैया छत से गिर गए।" इतना बोलना था कि लोगों ने देखा भी था कि वो ऊपर गई थी और ऊपर जाके वहाँ से धक्का दिया था। ख़ैर ये आई गई बात तो नहीं थी, बड़ा सीरियस लिया उनके हस्बैंड ने और जो उन्होंने अब स्टेप उठाया वो बहुत तगड़ा स्टेप था। उन्होंने ये किया कि इस घर को खाली कर दिया। इस घर को खाली करने के बाद वो एक किराए के मकान में चले गए। जब वो किराए के मकान में चले गए तो वहाँ पे एकदम शांति था। बिटिया के वापस कुछ नहीं हो रहा था। बिटिया एकदम शांत थी और शांत रहती थी। कुछ ना होना, कुछ करना, कुछ भी नहीं होता था। लेकिन अब यहाँ पे एक नया खेल होने लगा, जो कि लेडी थी,
यानी जो वहाँ पे मकान मालकिन कह लीजिए आप, उसको अब सपने आने लगे। उसको ये मकान से ऐसा लगे ड्रीम में कि उसको इस मकान में कोई बुला रही है। ये कभी-कभी सपनों में चौंक के उठ जाती। चौंक के उठ जाती थी और अपने हस्बैंड को बोलती थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस मकान से मुझे कोई बुला रहा है और कह रहा है कि तुम्हारा मकान है, तुम आके यहाँ रहो, तुम आओ। तो मैं तो चलती हूँ अपने मकान में। ऐसा कह के वो वहाँ से निकलती है और सीधे अपने मकान में आ जाती है। उसके पीछे-पीछे नेक्स्ट डे उनका हस्बैंड और बिटिया ये दोनों भी आ जाते हैं। हफ्ता बीता नहीं होगा कि एकदम सब कुछ शांति से चल रहा था। एक दिन वो लेडी अपनी बिटिया को लेके छत पे चली जाती है। वहाँ पे उसके साथ कोई गेम खेल रही है। शाम का वक़्त है, 6 साढ़े 6 बजे का वक़्त है। हस्बैंड गए हुए हैं ड्यूटी पे। थोड़ा-सा अंधेरा हुआ, 7 सवा 7 का वक़्त होगा। लेडी ने उस बिटिया को ऊपर से धक्का दे दिया और उस बिटिया को धक्का देते ही जैसे ही बिटिया नीचे गिरी, उसकी आवाज़ आई, इसके होश ठिकाने आ गए, अरे! ये मैंने क्या किया? ये भागी हुई नीचे आई और रोती हुई, बिलखती हुई अपनी बिटिया को उठा के हॉस्पिटल की तरफ दौड़ती है। लेकिन क्या था? वो एक लाश थी। वो तो ऊपर से छत से गिरने के बाद इंसान क्या? कुछ नहीं, खत्म। अब उसको लेके हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल वाले उसको डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा था उनको ये हुआ कैसे? ये हुआ तो हुआ कैसे और ये क्या है? कैसे हुआ? लेकिन इसी बीच यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनकी जब डेथ हो जाती है बिटिया की, उसके बाद इनकी मौसी की एक लड़की थी। मौसी की लड़की को ये लेके आते हैं और मौसी की लड़की को अपने साथ रखते हैं। जब मौसी की लड़की यहाँ पे आती है, इनके साथ रहती है क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ तो रह गए थे अकेले। मौसी की लड़की को जब लेके आते हैं, तो मौसी की लड़की की भी वही बिहेवियर था जो बिटिया बिटिया वैसे ही बिहेव करती थी जैसे पहली वाली बिटिया कर रही थी, वैसे मौसी की लड़की बिहेव कर रही थी। एक रात की बात है, मौसी की लड़की बैठी हुई जो लेडी थी यानी मकान मालकिन थी, उनके सीने पे चढ़ के उनका गला दबा रही थी और गला दबा दिया और गला दबा के फिर छोड़ दिया। सुबह देखते हैं कि गले पे कुछ निशान हैं, उँगलियों के निशान हैं। वो निशान को पहचानने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता ये निशान किस चीज़ के हैं। इस तरह नेक्स्ट डे उनके हस्बैंड जो थे, वो कहीं बाहर जाते हैं और बोलते हैं कि मैं 2 दिन के बाद आऊँगा, इतना कह के वो चले जाते हैं। इधर मौसी की लड़की अपनी माँ के बराबर इनको समझती थी, इनके साथ सो जाते हैं। रात को इनके सीने पे बैठ के इनका गला दबा देती और वापस सो जाती है। सुबह कुछ नहीं होता है जब वो माँ को उठाती है, माँ उठती नहीं है। इतनी देर में वो उनके हस्बैंड आते हैं, वो आके उनको उठाते हैं, वो उठती नहीं है। तो देखते क्या है उनकी तो डेथ हुई पड़ी है। अब सबको ये लगता है ये तो हम चंगीवली छोड़ के गए थे, इसकी डेथ कैसे हो गई? लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इसको मारने वाली ये छोटी लड़की तो हो नहीं सकती क्योंकि ये बहुत ही छोटी है, ये कैसे मार सकती है? ये भी उनके ख्याल आ रहा था कि ये तो बहुत ही छोटी है, ये कैसे मार सकती है? और ये बड़े-बड़े हाथ लग रहे हैं क्योंकि इनका गला भी दबाना कोई आसान काम नहीं है। गला दबा के मौत हुई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ था। अब एंटिटी को पता करने के लिए वहाँ पे एक बहुत बड़े साइको हीलर को बुलाया, जो कि ये तांत्रिक विद्या वगैरह जानते हैं। आजकल जो है हीलर्स हैं, जो हीलर्स आते हैं वो पता करते हैं कि घर में क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, क्यों है, वो हीलर है। वो हीलर जब आया उसने तो पूरे घर को देखा, जब बैठ के बात कर रहा था, तो उसने उस बिटिया को बुलाया और बिटिया से बात किया। बिटिया ने अपना रूप चेंज किया और बोली, "तू मरेगा, तू आया क्यों है? तुझे मैं मार दूँगी।"
वो जो हीलर आया था, उसने कहा, "भई आप मुझे क्यों मारोगे? मैंने तो आपका कोई बिगाड़ा नहीं है।" उसने बोला, "बिगाड़ा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूँगी। अभी निकल जा।" और ये जो कैमरामैन को लेके आया है और जो अपने साथ साथियों को लेके आया है, उनको भी लेके यहाँ से भाग जा। नहीं मैं सबको मार दूँगी, एक-एक को मार अब वो हीलर जो आया था, वो थोड़ा-सा घबराया, लेकिन घबराने के बाद इतना भी नहीं घबराया, उसको पूरा पता था। वो काफ़ी केसेस डील कर चुका था हीलर। वो बैठ जाता है और कुछ अपने मंत्र पढ़ने लगता है। इतनी देर में इतना तेज उसको धक्का लगता है कि सामने वो मुँह के बल गिरता है और मुँह के बल गिरता है। अब इसको हीलर को ये पता चल गया कि भाई ये लड़की नहीं, ये कोई शैतान है और ये मुझे मार ही देगी। उसने फट अपने जेब से तंत्र वाला माला निकाला और माला निकाल के अपने गुरु को याद किया और गुरु को याद करते ही गुरु से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने माला जपना शुरू किया। जैसे ही वो माला जप रहे थे, एंटिटी चली गई वहाँ से और वो शांत हो गई। लेकिन उसको फिर उस एंटिटी को बुलाने के लिए उस कैमरामैन को बुलाया। अब जैसे ही कैमरामैन आके कैमरा ऑन करके ये शूट कर रहे थे, पता कर रहे थे कि यहाँ क्या है, क्या नहीं है। इतनी देर में एंटिटी आती है और उसके कैमरे को एक तरफ फेंक देती है और बोलती है, "तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं एक-एक को मार दूँ।" अब घबराते तो हैं ये लोग, लेकिन घबराने से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये घर को ठीक करने आए थे और ये चाहते हैं कि ये घर ठीक हो जाए, बिटिया ठीक हो जाए। लेकिन वो एंटिटी काम नहीं करने दे रही थी। लेकिन एंटिटी को वापस वो बुलाते हैं, जो हीलर थे, उन वापस एंटिटी को बुलाते हैं और एंटिटी को बोलते हैं, "भाई तुम ऐसा क्यों कर रही हो इनके साथ? तुम्हारा क्या बिगाड़ा है इन्होंने?" तब उसने वो स्टोरी बताई जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो हस्बैंड वाइफ ने उसको जो जलाया था, वो स्टोरी उसने उसको बताई हीलर को और उसने बोला कि मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है और मैं अपने घर को किसी के नहीं बेचने दूँगी और ना ही किसी को यहाँ पे रहने दूँगी। इसलिए मैं जो भी यहाँ आता है उसको मौत के घाट उतार देती हूँ। अब आप आए हो चारों, चारों को मैं मौत के घाट उतारूँगी। आप देख लो अगर नहीं तो यहाँ से भाग लो। लेकिन भागें कैसे? क्योंकि दरवाज़ा तो चारों तरफ से बंद था। अब चारों के होश-हवास उड़ जाते हैं। जो एंटी हीलर्स आया था, जो हीलर आए हुए थे, वो भी थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसको इस तरह से लोगों हीलर्स को इस तरह की शैतानी यानी चुड़ैल से कभी पाला नहीं पड़ा था, जो कि बहुत तेज़ थी और तेज़ तर्रार इस तरह क्योंकि उस हर चीज़ का काट जानती थी। और उसने क्या किया, उसने बोला कि भाई बिटिया बोली एंटिटी बिटिया में आ गई, बिटिया बोलती है, "तुम लोग कोई नहीं यहाँ से जा सकते हो, मैं चारों को मार दूँगी।" अब चारों और घबरा जाते हैं। जो हीलर अपने साथ लेके आया था चारों को, उसने बोला, "भाई सब लोग यहाँ से धीरे-धीरे करके निकलो और चलो बाहर से अपन इसको कंट्रोल करते हैं।" जैसे ही वो दरवाजे के बाहर आते हैं, जैसे ही दरवाजे के बाहर आते हैं, दरवाज़ा ऑटोमैटिकली बंद हो जाता है अपनी तेज़ी से और दरवाज़ा खुलता नहीं। एंटिटी अंदर बंद है। एंटिटी बिटिया को तंग कर रही है कि तुमने जाने क्यों दिया? हम इन चारों को मारेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एंटिटी का जो रुद्र रूप है ना, वो उसी कमरे में है, उस कमरे से बाहर नहीं है, क्योंकि बाहर के वातावरण में एंटिटी काम नहीं करती है। वो एंटिटी जो थी, वो चुड़ैल जो थी, वो घर के अंदर ही काम कर रही थी। अब वो बिटिया को बहुत तंग कर रही थी और इतनी ज़ोर-ज़ोर से हँस रही थी बिटिया और रो भी रही थी कि आपने जाने क्यों दिया? आप वापस उनको बुलाओ। दरवाज़ा वो खोल के बिटिया वापस उनको बुला रही थी, लेकिन वो कहते हैं, "नहीं, हम अंदर नहीं आएँगे। हम बाहर से ही बात करते हैं आपसे। आप बोलो, आपको क्या चाहिए? हम देने के लिए तैयार हैं। आप इस बिटिया को छोड़ दो, इस घर को छोड़ दो। जो चीज़ माँगो हम देंगे। आपकी आत्मा को शांति भी हम करवा देते हैं, शांत करवा देते हैं।" उसने बोला, "नहीं, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं इनको छोड़ूँगी नहीं और मैं यहाँ से जाऊँगी भी नहीं।" अब हीलर जो आया था वो बहुत परेशान हो गया।
उसने बोला, "ठीक है भई, नहीं जाओगी तो हम ही चले जाते हैं।" उसने कहा, "एक बार घर के दहलीज के अंदर कदम रखते तो देखो, मैं तुम्हें फाड़ के रख दूँगी।" अब इस तरह की बातें जब हो रही थी हिलर से, हिलर ने तो कई चुड़ैलों को, कई लोगों को कैप्चर किया था और अ, हीलर्स, एंजल्स से काफ़ी उनको मदद भी मिलती है। एंजल्स बहुत मदद करते हैं इन हीलर्स को, यानी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए जो सच्ची आत्माएँ होती हैं, बहुत हेल्प करती हैं। उस हीलर ने कई एंजल्स को भी बुला लिया। लेकिन एंजल्स भी आके हीलर को बोलती हैं कि नहीं, आप इनसे दूर हो जाइए। ये बहुत ही रुद्र किस्म की एक दुष्ट आत्मा है, ये किसी की बात मानेगी नहीं। तो अंत में वो ये सोचता है कि अब क्या करें? बिटिया को तो दूर करना ही था, यानी इस एंटिटी को तो यहाँ से भगाना ही था। तो वो एंजल्स को एक निर्देश देते हैं कि आप चाहो तो इस दुष्ट आत्मा को अपने साथ ले जाओ। लेकिन उन्होंने भी हाथ जोड़ दिए कि नहीं, मैं इस दुष्ट आत्मा को नहीं ले जा सकते हम लोग, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा जो है बहुत ही ताकतवर है। यानी हम लोग से भी ताकतवर है, हम नहीं जीत पाएँगे इनको यहाँ से ले जाना। घबरा जाते हैं और एंटिटी जो थी वहाँ पे अपना रुद्र रूप दिखाती है, बाल खोल के खड़ी हो जाती है और ऐसी आवाज़ें निकालती है कि ये चारों के चारों वहाँ से रफू-चक्कर हो जाते हैं। अब देखिए, कई जगह हीलर्स हैं, वो हीलर्स भी हील नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनकी भी कुछ सीमाएँ होती हैं। अब हीलर ने वहाँ से बैठे हुए अपने गुरुजी से बात की। इनकी गुरुजी को जब इसने फ़ोन लगाया हीलर ने और गुरुजी को पूरी चीज़ बताई, तो गुरुजी ने 2 मिनट के अंदर बोला कि भाई ऐसा है, आप वहाँ से चले आओ। ये मानेगी नहीं और मैं वहाँ आ नहीं सकता क्योंकि मैं, आपको पता ही है, मैं 90 साल का हो गया हूँ और मैं इसको अपने यहाँ बुला भी नहीं सकता हूँ। हाँ, अगर ये हमारे यहाँ आ जाए, तो हम बिटिया को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब बिटिया आने के लिए राज़ी ही नहीं हो रही है, उन्हें कमरे से बाहर निकलने के लिए राज़ी ही नहीं हो रही है, तो बिटिया को कैसे बुलाएँ? वो हीलर ने बोला, किसी भी तरह से बिटिया को लेके हम जा सकते हैं, तो चलें, आप पहुँचे गुरुजी के पास। गुरुजी 2 मिनट में ठीक कर देंगे इसको। गुरुजी ना कुछ दक्षिणा लेते हैं, ना कुछ लेते हैं, लेकिन वो आए हुए हैं यहाँ पे, शुद्ध रूप से इसको शुद्ध कर देंगे और जो भी इसके अंदर भूत, प्रेत, चुड़ैल है, उसको निकाल देंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाया। आज भी वो चुड़ैल उसी मकान में रहती है और उस लड़की के साथ रहती है और आज जो उस लड़की का ऐज है, वो 45-50 के आस-पास होगी, लेकिन वो देखने में 70 साल की लगती है। यानी इतना बुरी तरह से उसके ऊपर हावी हुई है चुड़ैल कि उसका रूप, रेखा सब चेंज हो गया है। वो बेसिकली 45 इयर्स की लड़की है और आज 70 साल की लगती है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा चेंजेज़ आ जाते हैं जब चुड़ैल इनके पास आती है, इनके शरीर में बैठती है, रहती है, एक तरह से घर बसा लेती है, छोड़ के नहीं जाती है, तो ये हाल होता है। तो भई ऐसे लोगों से आप सावधान रहें, मकान वग़ैरह बिल्कुल ना लें, जब तक आस-पड़ोस के लोग मना करते हैं आपको मकान नहीं लो, तो बिल्कुल उसकी तहकीकात करें आप। हम इस तलाश में आ जाते हैं कि भाई सस्ता मिल रहा है, ले लो, ये लोग हमको लेने नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल तफ़्तीश करें कि ये मकान लेने लायक है कि नहीं है और अगर आप किसी गुरु को भी जानते हैं, तो गुरुजी से पूछ लें कि भाई ये मकान हमें लेना है, ये हमारे लेने लायक है कि नहीं है। अन्यथा इस तरह की आइडेंटिटी से अगर आपको पाला पड़ेगा, भूत-प्रेत, चुड़ैल से, तो आप कहीं के नहीं रहिए, आपकी ज़िंदगी पूरी खराब हो जाएगी। थोड़े से कम पैसे में मकान लेने से पूरी ज़िंदगी को आप चुड़ैलों के हवाले कर देंगे, ये कहाँ की जाती है? तो आप ध्यान दें, सतर्क रहें। थैंक यू वेरी मच। आप स्टोरीज़ बाय विक को
चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की आपको स्टोरीज़ हम सुनाते रहेंगे। आपके पास भी कोई अगर स्टोरी है, तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। हमारे चैनल में हम आपको वेलकम करते हैं। आप स्टोरीज़ बाय वीक में या हमारे मोबाइल नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें अपना डिटेल्स लिख के भेजें। हम आपके साथ स्टोरीज़ को शेयर करेंगे, स्टोरी आपको यहाँ प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें।